Investment in securities are subject to market risk. Please carry out your due diligence and read all the related documents carefully before investing. चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे ताज़ा वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाएं। तो डेरिवेटिव्स क्या होते हैं, डेरिवेटिव मार्केट क्या होती है, सबसे पहले हम उसे समझेंगे। ठीक है, तो देखो डेरिवेटिव ना एक प्रोडक्ट होता है जिसकी वैल्यू अंडरलाइंग एसेट्स तय करते हैं। डेरिवेटिव क्या होता है? एक ऐसा प्रोडक्ट जिसकी वैल्यू अंडरलाइंग एसेट तय करते हैं। ठीक है, और ये फ्यूचरिस्टिक एस्पेक्ट के लिए यूज किया जाता है। अब इसे एक एग्जांपल से मैं समझता हूं। देखो आप लोग बाहर से आए हैं, अभी बाहर आपने देखा कि जो मौसम है, वेदर है, वो कैसा हो रहा है। तो अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं कि क्या आपको लगता है कि अगले 1 घंटे में बारिश होगी? क्या आपको लगता है 1 घंटे में बारिश होगी? और अगर होगी तो वो संभावना आपको किस लिए लगती है? यानी कि ये जो रेन है ये किन चीजों पे डिपेंड करती है? क्लाउड्स, शाबाश, सीजन। अब अगर क्लाउड्स हैं बाहर और विंड भी चल रही है, कौन सी वाली? जो बारिश के टाइम पे चलती है, राइट? तो बारिश होने की संभावना बढ़ जाएगी। यानी ये जो बारिश है ये डिपेंड करती है किस पर? क्लाउड्स पे और विंड पे। यानी ये दोनों क्या हो गए? ये दोनों इसके लिए हो गए अंडरलाइन। और अंडरलाइन को ना आप फैक्टर्स भी बोल सकते हो। ठीक है, इसको फैक्टर्स भी बोल सकते हो आप। तो ये जो फैक्टर्स हैं, अगर इनमें कोई चेंज हुआ तो रेन होगी या नहीं होगी, किस पे डिपेंड करता है? अंडरलाइंग एसेट्स पे। तो ये जो डेरिवेटिव्स होते हैं वो क्या होते हैं? जो अंडरलाइंग एसेट्स पे डिपेंड करते हैं और इनको फ्यूचरिस्टिक एस्पेक्ट के लिए यूज किया जाता है। तो मैंने आपसे क्या सवाल पूछा कि बारिश होगी या नहीं? मैंने आपसे एक फ्यूचरिस्टिक सवाल पूछा ना। तो आप क्या मार्केट में तय करते हैं? जैसे फॉर एग्जांपल फ्यूचर एंड ऑप्शन होता है, तो ये डेरिवेटिव के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जो अभी हम पढ़ने वाले हैं। अब मान लेते हैं एक स्टॉक है, एक XYZ शेयर है जिसका प्राइस है 100 रुपए। ठीक है, और ये है शेयर। अब यही शेयर ना FNO में ट्रेड होता है, यानी फ्यूचर एंड ऑप्शन, और ये XYZ फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेड हो रहा है, मान लेते हैं 100 रुपए पर ही। ठीक है, तो अब इस शेयर का भाव बढ़ के हो जाता है 105 रुपए। तो ये जो फ्यूचर एंड ऑप्शन है ये भी चेंज होगा ना? कितना हो जाएगा? ये भी 105 या उससे थोड़ा ज्यादा कम। पर अगर ये ऊपर जाएगा तो ये भी तो ऊपर जाएगा। तो अब इसकी वैल्यू यानी FNO कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू कौन तय कर रहा है? शेयर, जो इसके लिए अंडरलाइंग एसेट है। ठीक है, आ रही बात समझ में? परफेक्ट। तो डेरिवेटिव क्या होता है, समझ में आया? ठीक है, परफेक्ट। अब डेरिवेटिव का यूज क्या है ये समझ लीजिए। देखो सबसे पहला जो डेरिवेटिव का यूज है ना, वो है प्राइस डिस्कवरी के लिए। अब प्राइस डिस्कवरी क्या होती है पहले इसे समझ। मान लेते हैं कि कोई शेयर। नमस्कार दोस्तों, क्या आप स्टॉक मार्केट में शुरुआत करने का सोच रहे हैं और क्या आपको यह समझ में नहीं आ रहा है कि आपकी शुरुआत कहां से होनी चाहिए? तो मैं आपको एक ऐसा कोर्स सजेस्ट करने जा रहा हूं जो आपकी लाइफ चेंज कर सकता है। और मैं बात कर रहा हूं NIFM का एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर कोर्स की, जो आपकी लाइफ चेंज कर सकता है। जी हां, आपने सही सुना। NIFM आपके लिए लेके आया है एक ऐसा शानदार कोर्स जो आपको बताएगा कि किस तरह से आप स्टॉक मार्केट में सक्सेसफुली पैसा कमा सकते हैं। और ये कोर्स है एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर। एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर कोर्स आपको हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी मार्केट की बारीकियों के बारे में जानकारी देता है और ये सभी जानकारियां आपको इस मार्केट में पैसा कमाने में बहुत ज्यादा मददगार साबित होती हैं। तो इस कोर्स को करने के बाद आप मार्केट में सक्सेसफुल ट्रेडर और सक्सेसफुल इन्वेस्टर बन सकते हैं। आज चल रहा है 100 रुपए का और तुमने अपनी रिसर्च से ये तय किया कि ये ऊपर जाना चाहिए, यानी इसका भाव होना चाहिए 100 रुपए से 120 रुपए। तो तुमने क्या किया? प्राइस डिस्कवरी की ना। 20 रुपए ऊपर जाएगा या 20 रुपए नीचे जाएगा, दिस इज कॉल्ड प्राइस डिस्कवरी। तो प्राइस डिस्कवरी करके तुम दो चीजें कर सकते हो, या तो स्पेकुलेशन कर सकते हो, या फिर हेजिंग कर सकते हो, या फिर अपनी पोजीशन भी बना सकते हो।
ये सारी चीजें कर पाओगे ना, पर उसके लिए तो प्राइस डिस्कवरी जरूरी है। तो अगर तुमने प्राइस डिस्कवरी की है तो ये वो प्लेटफॉर्म है जिसका यूज किया जा सकता है। अब जैसे फॉर एग्जांपल XYZ शेयर को तुम्हें हेज करना है और इक्विटी टू इक्विटी हेज करना है, तो वो तो इंट्राडे में ही पॉसिबल होगा ना इक्विटी से हेजिंग। पर अगर तुमने ये पोजिशनल करना है अगले 30 दिन के लिए, तो तुम क्या करोगे, डेरिवेटिव का यूज करोगे। तो प्राइस डिस्कवरी के लिए इसका यूज किया जाता है, नंबर 1। नंबर 2, इसको रिस्क मैनेजमेंट के लिए भी यूज किया जाता है। अब रिस्क मैनेजमेंट का एग्जांपल मैंने अभी आपको दिया, ठीक है। और रिस्क मैनेजमेंट के लिए आप क्या करते हैं, आप हेजिंग करते हैं, ठीक है। और यहां पर अगर आप रिस्क मैनेजमेंट के लिए इसका यूज नहीं करते तो स्पेकुलेशन के लिए इसका यूज कर सकते हैं। अब आप बोलेंगे सर स्पेकुलेशन के लिए किस तरह से, तो तुमने ऑप्शंस में सुना होगा या फ्यूचर्स में सुना होगा एक बड़ा पैसा बनता है, तो लोग स्पेकुलेट करते हैं, यहां पे स्पेकुलेशन करते हैं। छोटे पैसे को बड़ा पैसा बनाने के लिए ये वो प्लेटफॉर्म है जहां पे आप काम कर सकते हो। तो स्पेकुलेशन के लिए भी इसका यूज किया जाता है। अब ये 4 यूज होते हैं इसके, ठीक है। और डेरिवेटिव की जो शुरुआत हुई थी ना 2001 में हुई थी, यानी 2001 से डेरिवेटिव मार्केट ऑन है, ठीक है। अब यहां किसी का कोई सवाल है आप पूछ सकते हो। देखिए सबसे पहला डेरिवेटिव का तो यूज है प्राइस डिस्कवरी के लिए, दूसरा इसका यूज है रिस्क मैनेजमेंट के लिए। रिस्क मैनेजमेंट किस तरह से करते हैं, जैसे आपने देखा होगा कि जब आप मार्केट में काम करते हो तो इक्विटी टू इक्विटी तो आप इंट्राडे के लिए ही अपनी पोजीशन को हेज कर पाते हो ना, पर डेरिवेटिव में क्या होता है, डेरिवेटिव के कॉन्ट्रैक्ट्स 1 महीने 3 महीने तक होल्ड किए जा सकते हैं। तो इसको आप इस प्लेटफॉर्म को ना एज अ रिस्क मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म भी यूज कर सकते हो। पर अगर रिस्क मैनेजमेंट आप करोगे तो आपको हेजिंग करना पड़ेगा इसके लिए, तो हेजिंग करके आप रिस्क मैनेजमेंट कर सकते हो। और अगर आप ये दोनों नहीं करते हो तो आप स्पेक्यूलेशन कर सकते हो, यानी एक छोटे पैसे से बड़ा पैसा बना सकते हो। आपने ऑप्शंस में सुना होगा ना, 1 रुपए का 1000 भी होता है, तो उसको स्पेक्यूलेशन कहते हैं। हमने पढ़ा था ना कि छोटे पैसे से जब बड़ा पैसा बनाने के लिए काम किया जाता है तो उसको स्पेक्यूलेशन कहा जाता है। उसके लिए भी ये एक प्लेटफॉर्म होता है जहां पर आप काम कर सकते हो, ठीक है। और बताइए किसी का कोई सवाल है तो अब ये जो डेरिवेटिव्स के हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं, ये प्रोडक्ट कौन से होते हैं ये समझ लेते हैं। ये पावर ऑफ नंबर थ्योरी इतनी बेहतरीन थ्योरी है कि इसे करने के बाद आप एक अलग अनुभव करेंगे और आपको लगेगा कि शायद इसी चीज की आपको तलाश थी। बहुत सालों की ट्रेडिंग के बाद, इन्वेस्टिंग के बाद आपको शायद ऐसे प्रोडक्ट की जरूरत थी जो मार्केट में आपको वो कॉन्फिडेंस दे पाए, जिस कॉन्फिडेंस के साथ आप रोज पैसा कमा पाए और जितना आप चाहें उतना पैसा कमा पाए। तो हमारी ये जो पावर ऑफ नंबर थ्योरी है, ये आपको आपकी सभी इच्छाओं को पूरा करने के लिए है। और आप देखेंगे कि इस थ्योरी को करने के बाद जो आपका कॉन्फिडेंस है, आपकी जो एक्यूरेसी है, आपकी जो क्षमताएं हैं मार्केट से पैसा कमाने की, वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी। और आप देखेंगे कि जो आपने आज से पहले अनुभव नहीं किया था अपनी ट्रेडिंग के दौरान या इन्वेस्टमेंट के दौरान, आप इतना बेहतर अनुभव करेंगे इस कोर्स को करने के बाद। तो जो डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स होते हैं वो होते हैं स्वैप्स, नंबर 2 वारंट, नंबर 3 फॉरवर्ड, नंबर 4 फ्यूचर्स, नंबर 5 ऑप्शन। अब ये 5 प्रोडक्ट्स होते हैं जो डेरिवेटिव में ट्रेड किए जाते हैं, ठीक है। और अंडरलाइंग एसेट्स कौन सी होती है, तो नंबर 1 शेयर, जिसे आप इक्विटी भी मान सकते हैं, दूसरा कमोडिटी, तीसरा बॉन्ड, चौथा एक्सचेंज रेट और 5वां इंटरेस्ट रेट। अब ये अंडरलाइंग एसेट होते हैं। इसे अब एक एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूं, सबको समझ में आ जाएगा। तो एक शेयर के केस में हम XYZ शेयर ले लेते हैं, जो अभी कुछ देर पहले भी हमने डिस्कस किया था। इस शेयर का भाव 100 रुपए चल रहा है। अब आप देखोगे कि फ्यूचर एंड ऑप्शंस क्योंकि डेरिवेटिव प्रोडक्ट होते हैं, तो इन दोनों का भाव भी 100 रुपए चल रहा है, ठीक है। अब अगर इस शेयर के प्राइस में कोई भी चेंज आया तो फ्यूचर एंड ऑप्शन के प्राइस में चेंज अपने आप आ जाएगा। यानी फ्यूचर एंड ऑप्शंस के प्राइस का जो चेंज है किस पे रिलाई करता है, किस पे डिपेंड करता है, शेयर के प्राइस पर। तो शेयर के प्राइस में अगर कोई भी चेंज आएगा तो उस चेंज के बाद फ्यूचर एंड ऑप्शंस के प्राइस में भी चेंज आएगा। यानी अंडरलाइंग एसेट्स में होने वाला चेंज डेरिवेटिव प्रोडक्ट की वैल्यू को चेंज कर देता है। यही अभी सीखा हमने और यही समझा। परफेक्ट, सबको क्लियर है।
अब देखिए कमोडिटी का एक एग्जांपल लेकर समझते हैं। मान लेते हैं गोल्ड का फ्यूचर है। अब गोल्ड में भी फ्यूचर ऑप्शन होते हैं, तो अगर गोल्ड यहां से ऊपर जाएगा तो गोल्ड का फ्यूचर और ऑप्शन भी तो ऊपर जाएगा, यानी गोल्ड के जो फिजिकल मार्केट के प्राइस होंगे वो तय करेंगे कि गोल्ड का फ्यूचर कहां जाएगा। ठीक उसी तरह से बॉन्ड को समझते हैं। देखो नॉर्मली क्या होता है, बॉन्ड और इक्विटी मार्केट में ना इनवर्स रिलेशनशिप होता है, ठीक है, क्योंकि बॉन्ड क्या होता है, सेफ एसेट क्लास होता है। तो यहां पर पैसा लोग कब डालते हैं, जब इक्विटी मार्केट में करेक्शन आता है। देखो इक्विटी मार्केट में जब रिस्क ज्यादा होगा तो क्या होगा, बॉन्ड के प्राइसेस ऊपर जाएंगे, यानी बॉन्ड मार्केट अच्छा करेगा। अब बॉन्ड मार्केट अगर अच्छा कर रहा है तो इसका मतलब है कि फ्यूचर ऑप्शन मार्केट बुरा करेगा, क्योंकि फ्यूचर एंड ऑप्शन मार्केट कहां ट्रेड हो रहा है, इक्विटी मार्केट में। ठीक है, तो आप समझ पा रहे हो, बॉन्ड के प्राइसेस में या बॉन्ड मार्केट में चेंज आने से इक्विटी मार्केट पे फर्क पड़ता है। एंड सेम वे इंटरेस्ट रेट जब महंगे हो जाते हैं तो इक्विटी मार्केट पे इनवर्स रिलेशनशिप होता है इंटरेस्ट रेट और इक्विटी मार्केट का भी। तो इंटरेस्ट रेट जब भी ऊपर जाएंगे मार्केट नीचे जाएंगे। तो स्टॉक मार्केट में तो ट्रेड हो रहे हैं सारे के सारे। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर इंटरेस्ट रेट चेंज हो गया तो ये सारे प्रोडक्ट की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी। सेम वे एक्सचेंज रेट, यानी $1 की कीमत आज क्या है, तो अगर एक्सचेंज रेट में भी कोई चेंज आता है तो उसका चेंज भी आपको सारे प्रोडक्ट पर देखने को मिलता है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि ये जो अंडरलाइंग एसेट्स है, जब भी इसमें कोई चेंज आएगा ये पूरे के पूरे प्रोडक्ट्स की जो वैल्यू है ये चेंज हो जाएगी। आ रही है मेरी बात समझ में? परफेक्ट। अब किसी का कोई सवाल है प्लीज पूछिए।